2 और 3 अप्रैल की रात ठीक 1:30 बजे जब हम आप सो रहे थे, ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते पहले ही दिन भारतीय शेयर बाजार से करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। यूएस के शेयर बाजार से तो पहले ही दिन करीब 24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा स्वाहा हो गए। पूरी दुनिया में मानो भूकंप सा आ गया। लगा कि अब तो बाजार कंगाल करके ही मानेगा। लेकिन मुश्किल से एक हफ्ता ही बीता था कि ट्रंप ने अपने ही फैसले पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी। हालांकि चीन को बाहर रखा, लेकिन इस रोक से फैसले आने के बाद ही अगले ही दिन दुनिया भर के बाजार झूम उठे। अमेरिकी शेयर बाजार में तो 2008 के बाद की सबसे बड़ी तेजी दिखी गई। तो भारतीय बाजार एक दिन में जितना उछला उतना पिछले 6 महीने में कभी देखने को नहीं मिला था। तो ऐसे में कई सारे सवाल हमारे, आपके और आप जैसे लाखों निवेशकों के मन में उठ रहे हैं। सबसे पहला, क्या ट्रंप का टेरर खत्म हो गया है या फिर ट्रंप की वजह से जो भूकंप आया था उसका आफ्टर शॉक अभी भी बचा हुआ है? दूसरा सवाल कि क्या Q4 अर्निंग्स को अब बाजार ज्यादा गंभीरता से लेगा या फिर Q4 अर्निंग का सपोर्ट अब बाजार को मिलेगा? और तीसरा सवाल जो शेयर बाजार का हर निवेशक जानना चाहता है, जिनकी संख्या 22 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, कि आम रिटेल निवेशक अब क्या करें। तो इन तीनों सवाल का जवाब आज आवाज अड्डा में ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देंगे बाजार के दिग्गज आनंद राठी के वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जी हैं, इंक्वेटिस के सीईओ जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हैं और रॉकसेस्ट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं। ये जो 4 लोग आपके सामने दिख रहे हैं ना, वो दिन रात शेयर बाजार को देखते हैं। भारत का शेयर बाजार हो, विदेश का शेयर बाजार हो, और आप जैसे निवेशकों के पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं। तो अगले 1 घंटे तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 1 घंटा जो है ना आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाला है। क्योंकि इस तरह की गिरावट, इस तरह की हलचल बाजार में कभी कभार देखने को मिलती है। तो शुरुआत में फिरोज अजीज साहब आपसे ही करना चाहूँगा कि ट्रंप साहब ने जो डर दिखाया था और उसके बाद जो भूकंप आया था, क्या माना जाए कि अब वो भूकंप खत्म हो गया है या फिर अभी आफ्टर शॉक आना बाकी है? नमस्कार लक्ष्मण सर। मेरे हिसाब से जो भूकंप आया था उसके आफ्टर शॉक्स और ट्रेमर्स जरूर हैं, क्योंकि अभी तक वो भूकंप को कौन हु विल ब्लिंक फर्स्ट ये पता नहीं लगा है। ऑफ कोर्स काफी सारे कारण हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने निर्णय को वापस रिवर्स किया, जैसे आपने सही फरमाया कि चाइना को सेपरेट रखा है। पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रेमर्स होंगे, पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये भूकंप का जो बेनिफिट इंडिया को होने वाला है लॉन्ग टर्म में, मैं बहुत बुलिश हूं। ऑफ कोर्स बहुत सारे 6-7 रीजंस हैं, क्योंकि जो पूरी जो पानी में कोई अनसेटलमेंट नहीं थी, पूरी वाटर को उसने अनसेटल किया, मडी किया। जहां वापस सेटल होगा, इंडिया की जो पहले स्थिति थी उससे कई गुना बेहतर होगी ग्लोबल ट्रेड में। हम हमेशा चाइना से कंपीट करना चाहते थे, चाइना +1 की बात करते थे। मेरा बट सवाल चीप आपसे ये है लेबर, कि जब ये ग्लोबल ट्रेड में इंडिया की स्थिति बेहतर होगी, इसके बावजूद इंडिया मार्केट डरा हुआ क्यों इतना है? क्योंकि मैं देख रहा था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा होता नहीं है। चीन से तुलना करें तो टोटल एक्सपोर्ट बास्केट में भी यूएस की हिस्सेदारी बहुत कम है। फिर हम डरते क्यों इतना? सर डरते फिरोज नहीं साहब। है अगर आप रिलेटिव टर्म्स में देखें। लक्ष्मण सर, इफ दिस क्वेश्चन इज फॉर मी, इंडिया और ब्राजील 2 ही मार्केट हैं जो 3 दिन पहले मैं आंकड़े देख रहा था, 2 दिन पहले के आंकड़े हैं। 2 ही मार्केट थी जो 20 मार्केट देखी थी जो पॉजिटिव में थी। ओके, बाकी एक मार्केट थी जीरो पे, बाकी सब ज्यादातर नेगेटिव में थी। 1 महीने की परफॉर्मेंस, 2 दिन के परफॉर्मेंस में भी, जब ट्रंप ने मंडे को, इस हफ्ते के मंडे को जो तहलका मचा था, उसमें भी हम 3rd बेस्ट मार्केट थे आउट ऑफ द 20 मार्केट्स एनालाइज्ड। देखिए, जब जब भूकंप आता है तो, जैसे मैं बैंकॉक में था जब म्यांमार में भूकंप आया, बैंकॉक में भी 7.7 जो होटल में था, वो भूकंप, एक्चुअल भूकंप देख के आया हूं मैं लास्ट मंथ। तो मैं ये कह वहीं रहा पे हूं थे आप? कि सब जगह एक रिलेटिव फॉल तो आएगी। अब वो फॉल में हम कहां प्लेस्ड हैं वो बताता है कि ब्राजील और इंडिया इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी जरूर होंगे। और क्योंकि अगर यूएस में माइग्रेशन बंद कर दी गई है, उधर की पर कैपिटा इनकम जो है $80,000 है और इंडिया की $2,500 है, चाइना की $13,000 है। चाइना से नहीं लेना तो चीप लेबर मिलेगा कहां से? तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया की स्थिति बेहतर होगी। अब इंडिया उसको कैपिटलाइज करेगा कि नहीं करेगा, बट अगर आप ये प्रार्थना करते थे कि इंडिया चाइना +1 और चाइनीज से compete करेगा, तो ये आपका मौका जरूर है एज अ देश।
बिल्कुल ये मौका है, लेकिन इस मौका को कितना ज़्यादा मोनेटाइज कर पाएंगे, भुना पाएंगे, इसको लेकिन मेरे मन में कई सारे सवाल हैं जिस पर मैं आगे चल के शो में आपसे बातचीत करूंगा। मिहिर वोरा साहब, एक बात जो फिरोज साहब ने कहा कि भूकंप आ गया है लेकिन इसके आफ्टर शॉक अभी बाकी है, तो मैं आपसे थोड़ा सा अलग सवाल पूछूंगा इसी को लेकर के कि क्या स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि फरवरी में जो हालत हम लोगों ने देखा था, क्या हम लोग वहां तक फिर जा सकते हैं कि नहीं, अब वो बुरा दौर चला गया? नमस्कार लक्ष्मण जी। देखिए, आफ्टर शॉक्स तो आएंगे, और वॉलेटिलिटी तो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि अभी भी 90 दिन की जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है उसमें भी काफी सारे नेगोशिएशंस, काउंटर नेगोशिएशंस वगैरह होंगे। उसमें क्या होगा कि जो ग्लोबल बिजनेसेस हैं, मल्टीनेशनल्स हैं या यूएस बिजनेसेस हैं और इवन एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे चाइना में, वो कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेंगे। तो एक तरह की जो डिसीजन पैरालिसिस जो है वो तो रहेगी। और जो इंडिया जैसी इकोनॉमी जो है, और जैसे फिरोज ने कहा कि उसमें रिलेटिवली वी आर अमंग द बेस्ट प्लेस, वो तो रहेगा। लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट वोलेटिलिटी इज हियर टू स्टे, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। मुझे लग रहा है ये एंड गेम शायद 90 दिन का वेट ना करे, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इसमें तो यूएस का ही होने वाला है। और जैसे हमने देखा, एक हफ्ते में काफी सारी चीजें समझ में आ गई, बाजार की वॉलेटिलिटी न सिर्फ स्टॉक मार्केट में, बट फाइनली जिस तरह से बॉन्ड मार्केट टूटा, वो एक सबसे बड़ा झटका था। और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी वजह से 90 दिन का ये जो डिसीजन लिया, और एक्सेप्ट चाइना बाकी सब कंट्रीज को 10% में अभी फॉर द टाइमिंग रखा हुआ है। तो आई थिंक मूविंग पार्ट्स काफी है। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल यूएस को मिला है, और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जल्दी सलटेगी। 90 दिन की शायद हम वेट ना करें। देखिए, उद्देश्य ठीक है, यूएस को अपनी ट्रेड डेफिसिट घटानी है, यूएस में एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है लॉन्ग टर्म में, बट ये तरीका इतना इजी नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही क्रूड वेपन उन्होंने यूज किया है। मेरे ख्याल से नेगोशिएशन टेक्टिक था, काफी हद तक, थोड़े हद तक सफल हुए हैं, बट वॉलेटिलिटी तो रहेगी। रही बात, क्या हम फरवरी वाले लेवल्स में जा सकते हैं? डेफिनेटली जा सकते हैं, बट मुझे लगता है चांसेस कम है। और उसके लिए मुझे सबसे बड़ी रीजन मैं ये बोल रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी की वजह से भी हम डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। उसकी ये वजह है कि क्लियरली जो मार्केट्स ग्लोबली सिग्नल दे रही है, वो ये कह रही है कि यूएस अगर अपनी फिजिकल डेफिसिट नहीं घटाएगा तो कितना भी कर ले, बॉन्ड प्राइसिंग में प्रॉब्लम होगी। हमने देखा था कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, डॉलर वीक हुआ और बॉन्ड प्राइसेस घटे हैं, बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हैं। इतनी हद तक कि अब तो गोल्ड भी एक सेफ हेवन बन गया है, और यूएस इज नाउ बीइंग परसीव्ड एज अ वेरी रिस्की मार्केट। मुझे लगता है कि सिचुएशन इन्फ्लेशन की ओर जा रही है यूएस में, और इन्फ्लेशन की वजह से और भी प्रॉब्लम्स होंगे, बट इसके बावजूद उन्होंने टैक्स कट किए। अभी कल जो बजट पास करवाया प्रपोजल्स, उसमें टैक्स कट किए हैं और फिजिकल डेफिसिट बिल्कुल घटाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा रहा तो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर ही रहेंगे और उनको और तकलीफ होगी फ्यूचर में। और उसका एक ही एंड गेम मुझे लग रहा है कि लिक्विडिटी विल बी पंप्ड इनटू द ग्लोबल सिस्टम। मनी प्रिंटिंग वापस शुरू हो जाएगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यूएस को तो करना ही पड़ेगा अगर अपने बॉन्ड्स को रिफाइनेंस करना है। चाइना, क्योंकि ये इतना बड़ा थ्रेट है उनके लिए, वो अगेन पंप प्राइमिंग करेगा। स्टिमुलस उन्होंने दिसंबर में ऑलरेडी एक किया है, मुझे लगता है एक और बड़ा स्टिमुलस चाइना में भी आएगा। तो मुझे लगता है अगर स्लो डाउन की ओर दुनिया जा रही है तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा पंप होने के चांसेस हैं। और वो गोल्ड प्राइसेस हमें दिखा रहे हैं, डॉलर की वीकनेस हमें दिखा रही है। और ये सिचुएशन में इंडिया जैसी कंट्री जो एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं करती है, उनको मेरे ख्याल से फ्लोज और रिस्क एसेट्स और रिस्क फ्लोज इंडिया में आ सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस वॉलेटिलिटी।